तकवा ज्वेलर्स एलएलपी मुंबई का वो ब्रांड जो आपको देता है 100% बायबैक गारंटी, साथ साथ लाजवाब डिजाइन्स का कलेक्शन। टर्किश, दुबई, राजकोट डिजाइन्स के लिए जाना जाता है। तकवा ज्वेलर्स एलएलपी, खालिस जेवरात और 100% बायबैक गारंटी हमारी पहचान। सबसे पहले मारूफ आलिम-ए-दीन और हकीम महमूद दरियाबादी से मुतारिफ करवाया। उसके बाद शहद की तिब्बी अफादियत के मामले पर एक तफसीली गुफ्तगू हमने भारत हनी के मालिक जनाब नजीबुद्दीन साहब से की। डॉक्टर सोबिया शेख के शक्ल में हमने अपने नाजरीन को और अपने सामीन को जो है एक बेहतरीन डाइटिशियन से मुतारिफ रूबरू करवाया और उनके ज़रिए से हमने ये बताने की कोशिश की, आवाम में ये बेदारी लाने की कोशिश की कि किस तरह से जो है ग़िज़ा के तवाज़ुन को बरकरार रख के हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद सेहतनामा ने एक नया रुख लिया और महफ़िल इनक़लाब के तहत जश्न के मुकामी सतह पर जश्न के इनेकाद का सिलसिला शुरू हुआ और इस सिलसिले की पहली कड़ी भिवंडी में मुनक़िद हुई, जश्न भिवंडी, जिसमें पहली बार सेहतनामा के तहत जो है एक पैनल डिस्कशन का इनेकाद हुआ और हमने 4 डॉक्टरों के साथ वहाँ पर जो है तफसीली गुफ्तगू की इलाक़ाई नौइयत की। आज सेहतनामा की ये इस लिहाज से 5वीं महफ़िल है जो हम जश्न मुमरा के तहत मुनक़िद कर रहे हैं। हमारे साथ 2 बहुत ही मोहतरम शख्सियात जो तिब्बी शोबे में बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रही हैं मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ़ सबसे पहले मेरे दाएं जानिब बैठे हुए डॉक्टर शबीह सिद्दीकी साहब से करवाना चाहूँगा। डॉक्टर शबीह सिद्दीकी साहब कम अज़ कम 20 या ज़ायद 20 बरसों से तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यही मुमरा में रहते हैं, इसी मुमरा में जो है अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और उनका एक वो है कि उन्होंने अपनी बस्ती को कभी जो है उसको अपने से पराया नहीं होने दिया। आमतौर पे लोग तरक्की करते हैं तो वो सोचते हैं कि कहीं और हटें, लेकिन उन्होंने एक मिशन के तहत जो है मुमरा में ही मुकीम रहे और मैं समझता हूँ कि आज की इस गुफ्तगू में उनसे होने वाली गुफ्तगू हमारे लिए इस लिहाज से ज़्यादा बेहतर होगी कि उनसे गुफ्तगू में हम यहाँ मुमरा के मसाइल को, तिब्बी मसाइल को समझ भी सकेंगे और उनसे एहतियात कैसे बरती जाए, कैसे जो है अमराज से मुमरा के लोग बच सकते हैं और अगर जो मसाइल हैं उनका तदारुक क्या हो सकता है। मेरे बाएं जानिब डॉक्टर नज़र सिद्दीकी साहब बैठे हैं, GCS अस्पताल के GHC गुड हेल्थ कॉन्सेप्ट है ना, गुड हेल्थ कॉन्सेप्ट के तहत कायम इस अस्पताल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर नज़र सिद्दीकी साहब जो है वो मेडिकल ग्रेजुएट हैं, इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे को अख्तियार किया और न सिर्फ ये कि वो यहाँ GHC से वाबस्ता हैं बल्कि इससे पहले वो ग्लोबल और फोर्टिस और एशियन हार्ट जैसे अहम इदारों से मुंसलिक रहे। डॉक्टर शबीह सिद्दीकी साहब की ख़ास बात यह है कि वो अपने फील्ड के MD हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं और उर्दू में हम कहेंगे कि वो ज़ियाबितस के जो है वो माहिर डॉक्टर हैं। ज़ियाबितस का मर्ज़ जो है वो इस वक्त जब हम अपने बचपन में सुना करते थे कि ये बड़ों का, अमीरों का मर्ज़ हुआ करता था, ज़ियाबितस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया ना, थायराइड हो गए, लेकिन अब ये जो है वो उमूमी अमराज बनते चले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। तो हम डॉक्टर शबीह साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो मैं सबसे पहले जो है डॉक्टर शबीह साहब को ही जो है दावत कलाम दूंगा और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि मुमरा, चूँकि हमारे गुफ्तगू का मौजू है कि मुमरा की बढ़ती हुई आबादी, उसके तिब्बी मसाइल और उनका तदारुक, तो मैं डॉक्टर शबीह साहब से मुख्तसरन ये जानना चाहूँगा कि वो यहाँ मुमरा के जो है तिब्बी मसाइल क्या हैं, तिब्बी मंजरनामा क्या है और जनरल प्रैक्टिस का यहाँ पर क्या आलम है। जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अच्छा लगा आपका ये प्रोग्राम। चूँकि हम मुमरा वालों की बात तो कोई सुनता नहीं है, तो शायद ये हमें पहला मौका मिला है कि हम लोग अपनी कुछ तिब्बी मसाइल या फिर हेल्थ रिलेटेड मसाइल हम डिस्कस कर सकते हैं। आज से 20 या 22 साल पहले
मुमरा में ये था कि यहाँ पे एक सोनोग्राफी मशीन भी नहीं होती थी, और यहाँ पे डॉक्टर्स जो अक्सर होते थे वो यहाँ पे सोते नहीं थे, बल्कि वो थाना या वाशी से आते थे। तो आप इमेजिन कर लीजिए, एक औरत की डिलीवरी हो और रात में उसका गायनेकोलॉजिस्ट ना मिले या एनेस्थेटिस्ट ना मिले, या सोनोग्राफी अगर किसी को डिलीवरी से पहले करना हो, भूल जाइए ब्लड बैंक, वो तो अभी आया है कुछ दिनों पहले, 1-2 साल पहले। सो हाँ, इस तरीके से देखा तो मुमरा काफ़ी प्रोग्रेस किया है पहले के मुकाबले में। अभी पहले कुछ हॉस्पिटल होते थे, अभी कई हॉस्पिटल हैं। उसके साथ साथ ये भी डिफेक्ट यहाँ पे अभी रहा है कि गवर्नमेंट के जो बड़े अस्पताल होने चाहिए थे, हमारी आबादी तकरीबन कमोपेश आज 10 से 12 लाख के आसपास है, प्लस माइनस, पेपर पे कम होगी लेकिन कमोपेश ऐसे ही होगी। तो इस आबादी के एतबार से जो गरीब हमारा तबका है, उनके लिए जो हॉस्पिटल बड़ा होना चाहिए था 50, 60, 100 बेड का, वो अभी तक उस तरीके से बना नहीं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो MM वैली के सामने एक हॉस्पिटल आया है। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ भी उसमें बेड्स हमको मिलेंगे गरीबों के लिए बहुत अच्छे से मिलेंगे। कम से कम 2 साल से आप मुमरा में अस्पताल के इंतजाम देख रहे हैं, और बहैसियत डॉक्टर यकीनन आप मरीज़ों को भी देखते ही होंगे। मैं ये जानना चाहूँ कि इन 2 वर्षों में आपने क्या महसूस किया कि मोटे मोटे मुमरा के तिब्बी मसाइल क्या है, क्योंकि जिस तरह के मरीज़ आते हैं उनसे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मसाइल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इनकलाब और उनके तमाम मेंबरान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो इस मसले को उठाया है, और इसके पहले भी गालिबन भिवंडी में इस तरीके का प्रोग्राम हुआ। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही ये ज़रूरी चीज़ है, और आज के दौर में इसकी बहुत ही अहमियत है कि जो ज़मीनी सतह पर जाकर लोगों के मसाइल के बारे में डिस्कशन की जाए, और फिर लोगों को उसके बारे में बताया जाए कि आजकल हमारे जो तकलीफ़ें हैं, जो तिब्बी, जैसा कि आज जो सेहत के बारे में जो डिस्कशन है कि उसकी तिब्बी मसाइल क्या है ज़मीनी सतह पर। मुमरा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बस्ती है, काफ़ी गुंजान आबादी है। पहले के बनिस्बत अभी मैं देखता हूँ बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है मुमरा के अंदर। अच्छी स्कूलें बन रही है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी बिल्डिंगें हैं, अच्छे रोड्स बन रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा एक हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जैसा कि डॉक्टर शबी साहब ने बताया कि अगर हार्ट अटैक का मरीज़ आ जाए और इमरजेंसी में क्या करें उसको, तो या तो उनको थाना भेजा जाए या मुंबई भेजना चाहिए। उसी चीज़ को सोचकर हम लोगों ने यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक इस तरीके से मल्टी स्पेशलिटी या टर्शरी केयर सेंटर ऐसा बनाया जाए कि जहाँ पर लोगों को इमरजेंसी में फौरी तौर पर मदद मिल सके और उनकी हेल्प हो सके, उनकी जान बचाई जाए। बतौर ख़ास जो डॉक्टर साहब ने बताया कि कार्डियक के अमराज और कार्डियक के साथ साथ में ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में बताऊँगा, स्ट्रोक के बारे में, कि उसमें भी ये होता है कि गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे अभी हार्ट का मरीज़ है, हार्ट अटैक आया, तो उसको अगर आप 60 to 90 मिनट्स के अंदर तिब्बी सहूलत पहुँचा दी जाए तो उसको हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। मौत बहरहाल बरहक है, जिसका वक्त वो तो जाना है, लेकिन अगर हम सही तरीके से उनको सहूलत दी जाए या गोल्डन आवर्स के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जाए तो जाहिर सी बात है मोर्टालिटी कम की जा सकती है। तो कार्डियक के साथ साथ हमने ब्रेन के अंदर भी सोचा कि लोगों को जब स्ट्रोक की तकलीफ़ आती है, पहले तो लोगों को समझता नहीं है, फिर उसके बाद जब तक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं वो, जब तक कोई ना कोई उसके बॉडी के जो पार्ट्स है पैरालाइज हो जाता है, मफलूज हो जाता है, और वो ज़िंदगी भर के लिए मफलूज रहता है। इसी को सोचकर डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन हमदुल्लाह जो हमारे जो कार्डियक सर्जन है और हमारे डायरेक्टर भी हैं, हमने सोचा कि मुमरा के अंदर इतनी बड़ी बस्ती है और हर चीज़ से तरक्की हो रही है, लेकिन कोई अच्छा टर्शरी केयर या ट्रांसप्लांट सेंटर नहीं है। उसी को सोचकर हम लोगों ने जो GHC हॉस्पिटल, गुड हेल्थ कॉन्सेप्ट, इसका नाम ही अच्छी सेहत, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, तो गुड हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा और सोचा कि चलो मुमरा के अंदर उसको बनाया जाए। मुमरा के अंदर नेगेटिविटी तो बहुत सारी है, लेकिन सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो पॉजिटिव कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए अच्छी चीज़ों को करना चाहिए, अच्छे इदारे कायम किए जाए, अच्छे अस्पताल लाया जाए ताकि मरीज़ों को सहूलत मिले, और जो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको एक फैसिलिटी मिलेगी, तो वो लोग बजाय थाना और मुंबई जाने के वहीं पर अपना इलाज कराने की कोशिश करेंगे। तो मोटा मोटी मैं इस मंच से, इस स्टेज से लोगों को प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन अपनाएं। 35 साल की उम्र के बाद मैं चाहता हूँ कि हर साल आदमी अपनी बॉडी का चेकअप कराए कि भाई हार्ट रिलेटेड क्या तकलीफ़ है, किडनी रिलेटेड क्या है, ब्रेन रिलेटेड क्या है। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन से कुछ स्कैन्स होते हैं। हम लोग खर्च करते हैं
अच्छे खानों पर, खर्च करते हैं अच्छे कपड़ों पर, खर्च करते हैं शॉपिंग पर, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हम लोगों ने अपनी सेहत को बहुत निगलेक्ट किया हुआ है। तो आपने जो ये सोशल कॉज उठाया सेहत के बारे में, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लोग अपनी सेहत पर खर्च करने का सोचें। आज हम लोग सोचते हैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, महंगे से महंगे ब्रांड लें, अच्छी गाड़ियों में सफ़र करें, लेकिन जहाँ ट्रीटमेंट की बात आती है तो सोचते हैं सब में सस्ते में सस्ता ट्रीटमेंट कहाँ मिलता है, वहाँ हम लोग सोचते हैं। जबकि यहीं पे हमें जो अपनी थिंकिंग है, जो अपनी सोच है, उसको चेंज करना चाहिए। कपड़े आज आप कम कॉस्ट वाले पहनोगे, आप दूसरा ले सकते हो, लेकिन ये सेहत आपकी है, आपकी ज़िम्मेदारी है। और बहैसियत मुसलमान होने के हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो अल्लाह ने जो बनाया है, जो बॉडी बनाई है, उसको अच्छे तरीके से केयर करें। हम सोचते हैं कि भाई बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, बेशक बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन केयर करना भी तो ज़रूरी है। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा, और जितने भी हज़रात यूट्यूब पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि प्रिवेंशन इसको अपनाएं और ज़्यादा फोकस प्रिवेंशन पे करें। खुदा न खास्ता बीमारी आती है तो उस चीज़ के लिए बेहतर अस्पताल है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट अस्पताल हो, तो उसका रुख करें। जज़ाकल्लाह। तो जैसा कि आपने कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है, उसी पर जो है डॉक्टर शबीर साहब ने भी थोड़ी देर पहले तवज्जो दिलाई थी। ये भी एक हकीकत है कि इधर कोरोना के बाद इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा देखने में आए हैं कि लोग सडन डेथ हो रही है। अब ये इसका कोरोना से कोई लेना देना है कि नहीं मैं नहीं जानता, मैंने इसको जोड़ दिया, कोई इंटेंशनली नहीं जोड़ा मैंने, लेकिन ये ऐसा मुझे लग रहा है एज अ लेमैन कि ये कोरोना की लहर के बाद ऐसा हो रहा है कि लोग अचानक, सेहतमंद बंदा जो है वो अचानक झटके में ख़त्म हो जा रहा है। तो उस पर भी मुझे रहनुमाई फरमाएं कि ये क्यों हो रहा है, एक बात। दूसरी ये कि जो आपने बताई कि वो बंदा जिसको पैरालाइज हो गया था, अगर वो एहतियात, तो मुझे बताएं कि ऐसे क्या एहतियात हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे मालूम ही नहीं कि मैंने कभी डिटेक्ट ही हुआ ही नहीं डिटेक्ट, मुझे मालूम ही नहीं कि मैं डायबिटीज़ से मुतासिर हो चुका हूँ या कोई और मर्ज़ है, तो मुझे कैसे मालूम होगा या मैं कैसे एहतियात करूँ उस चीज़ के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि पहले सवाल का मैं पहले जवाब दे दूंगा कि कोरोना के बाद सडन डेथ या कुछ ऐसे अमराज जैसे पैरालिसिस और हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा तादाद में मिल रही है, और उसमें क्लियर कट आंसर है कि कोरोना में ब्लड गाढ़ा होता है, थिक होता है, क्लॉटिंग होती है। उसके लिए हम ब्लड थिनिंग के ब्लड के टैबलेट्स भी देते थे, इंजेक्शन भी देते थे। तो ये बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है कि कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद सडन डेथ या कार्डियक डिजीज़ या पैरालिसिस बड़ी तादाद में हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हुई, कोरोना कॉजेज़ डायबिटीज़, ये भी एक मसला आया है। तो अब ऐसा हो गया है कि अगर 30 साल का बंदा भी हमारे पास कोई आता है आज के तारीख में और छाती का दर्द बोलता है, तो हम ECG निकालते हैं, हार्ट अटैक निकलता है। इतना दुबला होता है, 40 किलो के वजन वाले, 45, 60, 55 दुबले लोग। तो अब जो इक्वेशन चेंज हो गया है कोरोना के बाद कि अब यंगर लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, एक। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि क्या किया जाए इनको प्रिवेंट करने के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए। देखो, जो आम बीमारियां होती है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लें, क्योंकि तो हमारे पास कुछ मिनट है जिसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो विल टेक 3 डिजीज़ेस, एक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और तीसरा हम लोग हार्ट अटैक और पैरालिसिस, ये 4 को ही लेते हैं। इन चारों डिजीज़ में अगर पहले डायबिटीज़ को लिया जाए तो डायबिटीज़ को अगर प्रिवेंट करना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला कहा है कि मोटापे के ऊपर कंट्रोल किया जाए, दूसरा एक्सरसाइज को बढ़ाया जाए, तीसरा एक रीज़न है उसका कि हम खाने का जो क्वांटिटी और क्वालिटी और एनर्जी कंटेंट है उसको रिड्यूस किया जाए। मिसाल के तौर पे ओवर ईटिंग बेसिकली मेजर कॉज ओबेसिटी है, तो ओवर ईटिंग को कम करना चाहिए। अब इसके बाद अगर देखा जाए कि जितने भी हमारे पास ख़ानदानी होते, जैसा वालिद को है तो बच्चों को डायबिटीज़ होती है, उसको तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ या कोई पेशेंट भी नहीं निकाल सकता, तो वो उसके ब्लड में है, उसको जेनेटिकली मिला है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ मोटी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज, फूड कट, ओबेसिटी, इस पे हम ध्यान दें, और एक्सरसाइज। अब रहा यही चीज़ पैरालिसिस को रोकने के लिए भी है। पैरालिसिस की कॉमन वजह है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। तो डायबिटीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर ले। ब्लड प्रेशर का मसला ये है 50% ब्लड प्रेशर के पेशेंट अनडायग्नोज होते हैं, मतलब उनको खुद को मालूम नहीं होता मुझे ब्लड प्रेशर है। ये वर्ल्ड का स्टैटिक्स है। और सेम चीज़ डायबिटीज़ के बारे में भी है। 50% डायबिटीज़ के पेशेंट को खुद को पता नहीं होता मुझे डायबिटीज़। ये अमेरिका में भी है, ऐसा नहीं कि इंडिया और इसमें होता है। तो इनको हर 40 साल की उम्र वाले को अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़
साल में एक बार चेक करना चाहिए। ये उसके लिए ख़ास चीज़ है। सो पैरालिसिस अगर हमको रोकना है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। इसी तरीके से अगर हार्ट अटैक को हमको रोकना है, यही 3 चीज़ है जो हमको ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। अब ये तीनों चीज़ें जल्दी समझ में पेशेंट्स के आती नहीं, या जब तक वो पेशेंट बनता नहीं तब तक उसके दिमाग में आती नहीं है। तब ऐसा हो कपड़ा फाड़ने के बाद सीना चाहिए, ये बुरी बात है। मैं मजाक से बोलता हूँ कि भाई बीमार होने से पहले उसको कर लेना चाहिए, हमारी सुन्नत भी है। अब ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग को ये चीज़ें करनी पड़ रही है। मिसाल के तौर पे कि मैं कहता हूँ कि जॉब डिमांड्स योर परफॉर्मेंस एंड इंड्योरेंस। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि इतने मोटे हो जाते हैं कि उनको सीढ़ी चढ़ने में दम लगता है, ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते, रात में खर्राटे मारते, दिन में सोते हैं। उसको स्लीप अपनिया सिंड्रोम बोलते हैं मोटे लोगों का। पूरी रात बेचैन रहते हैं और दिन भर सोते हैं। तो मालिक बोलता है कि आप दिन में सोते हो, मेरे पास काम क्या करोगे। मैं हमेशा इकोनॉमिक्स पॉइंट से भी बताता हूँ कि आपको प्रिवेंशन क्यों करना चाहिए। आपकी नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगी, नौकरी करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई शौक की चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, नो। आप अपने ज़िंदगी में इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी रहेंगे और आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छे एसेट भी रहेंगे, आप होम के लिए भी रहेंगे। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ ये रियली ज़रूरी है, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल टॉप लेवल पर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि नज़र साहब से मैं जानना चाहूँगा कि इसमें जैसे जो प्रिवेंशंस के बारे में बताया, और एक अहम चीज़ ये, तो क्या हमको कोरोना के बाद, चूँकि खून गाढ़ा होता है डॉक्टर साहब ने बताया, तो क्या ये तमाम लोगों के लिए खून गाढ़ा होता है तो क्या उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? उसी की वजह से गाढ़ा होता है या कोई और वजह होती है? कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है कोविड के बाद। अल्लाह ताला ने जो अपने खून को जो बनाया है ना, जैसे हम कटते हैं, जैसे हम कटता है कोई चीज़ तो फ़ौरन गिरते बराबर वो जम जाता है। तो जब तक वो बहता है ना, तो उसके अंदर कुछ ऐसे मादे होते हैं जो उसको पतला रखते हैं, और कोरोना उसी पे अटैक करता है, कोलेस्ट्रॉल पे अटैक नहीं करता है। कि जो मादे उसको पतला रखते हैं, उन मादों को ख़त्म करने की वजह से वो गाढ़ा हो जाता है। तो खून को पतला रखने की दवाएं ड्यूरिंग कोरोना हम लोग देते हैं और उसका चेकअप भी करते हैं। अब ये कहिए कि सबको ये नहीं होता है, मतलब 100 पेशेंट अगर कोरोना के आते हो तो उसमें कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेशन होता, 80% लोग ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। लेकिन 12 लाख आबादी में अगर आप ले लिया जाए, कोरोना अगर 50% को हुआ हो तो 6 लाख लोगों को, और उसमें से अगर तुम 10% निकाल दो जिनका खून गाढ़ा हुआ, कितने थाउजेंड्स ऑफ हार्ट अटैक और पैरालिसिस के पेशेंट आपको मिलेंगे। तो ये टिकिंग बम बोलते हैं हम लोग, कोरोना के बाद ये बहुत बड़ा बम है ये, कि हार्ट अटैक और पैरालिसिस खून गाढ़ा होने की वजह से, और वो कोरोना की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, और कोरोना में एक बात ये भी रही ना कि कोरोना के, मैं समझता हूँ कि सारे पेशेंट तो डॉक्टर्स की तरफ पहुँचे भी नहीं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हुए कोरोना से मुतासिर हुए, उनको पता भी नहीं चला कि मैं कोरोना से मुतासिर हुआ, और वो ठीक भी हो गए। ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट रहे होंगे, और उनके साथ खून का क्या मामला हुआ, वो कभी गए ही नहीं डॉक्टर के पास। तो हो सकता है कि उनकी वो एक वजह हो। तो क्या तिब्बी मसाइल से निपटने के लिए वक्त, मतलब ये कि 40 के बाद पाबंदी के साथ जो है वो टेस्ट करवाना ज़रूरी है? डॉक्टर नज़र साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बॉडी, ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है, आमतौर पे लाइफ स्टाइल में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। आपने जैसे कहा कि सोने, ओबेसिटी वालों का मसला है कि रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, ये सिर्फ उनका मसला नहीं है। अक्सर अब ये मामला हो गया कि लेट नाइट जागना, और दिन में कई मरतबा ऐसा होता है कि महफिलें सजती हैं हमारी रात तक, और उसके बाद सुबह ड्यूटी जाना है, तो वो जो उसमें हम कुर्बानी देते हैं नींद की, ये जो लाइफ स्टाइल है, उसके अलावा घर से बाहर खाना खाने का एक नया मिजाज पैदा हुआ है। और खाने का, घर से बाहर खाना खाना तो अपनी चीज़ है, अलग बात है, मखसूस खाने में भी जो है फास्ट फूड का जो रुझान बढ़ा है ना, तो क्या ये भी मतलब सेहत को मुतासिर कर रहा है और आवाम की तवज्जो उस तरफ नहीं जा पा रही है? जी बिल्कुल, इस पे मैं कुछ तफसील से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि जो लेट नाइट जागना और सुबह तक सोना, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम के साथ। कि हमारी तो सुन्नत ये, हमारा तरीक़ा यह होना चाहिए था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद सो जाया करें और सुबह जल्दी उठा करें। लेकिन हमने आज इस तरीक़े को छोड़ दिया है। कहा ना कि इस्लाम जो मज़हब है, ये दीन के साथ एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी है। तो ये जो बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि हम रात को जल्दी सोते और सुबह जल्दी उठते, इनसे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता था।
लेकिन आज हम लोगों ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है, सुबह देर तक सोते रहते हैं। इससे बहुत सारे मुज़िर असरात भी हैं। जब अल्लाह ने जो रात बनाई है वो बॉडी को आराम के लिए बनाई है। बहुत सारे सेल्स हैं वो जो रिपेयर होते हैं रात के टाइम पे, लेकिन हम पूरी मुकम्मल नींद कर नहीं पाते, चूँकि हम रात को लेट सोए और सुबह हमें ऑफिस भी जाना है, काम पर जाना है, दुकान पर जाना है, तो नींद पूरी हो नहीं पाती है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुख्तलिफ़ बीमारियों को दावत देने के लिए। तो रात को जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद वर्जिश करें, चहलकदमी करें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप देखेंगे असीम भाई कि आपको बहुत बड़ा दिन लगता है और बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन वही अगर आप 8-9 बजे तक, 10 बजे तक सोते हैं, स्पेशली हम संडे को देखते हैं, तो लगता है सुबह होते ही दिन ख़त्म हो गया और फिर कहते हैं कि दिन में बरकत नहीं हो रही है। ये तो हमने हमारा जो साइकिल होना चाहिए था उसको बिगाड़ दिया है। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि दिन में बरकत नहीं है, काम तो पूरे हो नहीं पाते और फिर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कार्डियक पैरालिसिस और जो इंसोम्निया है कि नींद नहीं आती है, साइकेट्रिक के मरीज़ों में जो इजाफा होता है, ये सब उसकी एक बुनियादी वजह है। इसमें एक दो चीज़ थोड़ा सा ऐड ये कर रहा हूँ कि स्क्रीन टाइम वॉचिंग उसे कहते हैं हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में। स्क्रीन का एक टाइम होता है। अब आप देख लीजिए, स्कूल ट्यूशन जाने के बाद एक बच्चा या हम एक आदमी हो अपने काम पे आने के बाद रात में 2-3 घंटा हमारे पास बचता है। अब उसमें कोई प्रोडक्टिव काम करे या एंटरटेनमेंट करे, दोनों ऑप्शंस हैं। तो टीवी या स्क्रीन टाइम वॉचिंग, यूट्यूब हो या कुछ भी हो, ये जो 2 घंटा एन एवरेज वर्ल्ड में लोग देखते हैं अमेरिका में वगैरह में, और एक हफ्ते में आप समझ लीजिए 14 घंटे, एक महीने में कुछ और घंटे, और पूरी ज़िंदगी में 11 साल एक बंदा अपनी ज़िंदगी का स्क्रीन के सामने बैठ के बिता देता है। और उनका कहना है कि स्क्रीन इज़ अ कॉज ऑफ ओबेसिटी एंड ओबेसिटी इज़ कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो अब यहाँ पे कि जैसा मैं डॉक्टर सिद्दीकी और मैं ये कह दूँ कि भाई यूट्यूब देखना गलत है, तो ये बहुत ब्लंट सेंटेंस होगा। अब ऐसा होगा कि हमारे पास एक छुरी है जिससे सब्ज़ी भी काटनी है और उससे कोई गोश्त भी काटनी है, जो बुरी चीज़ भी काटनी है, अच्छी चीज़ भी। तो आपको इस्तेमाल करने का तरीक़ा सीखना पड़ेगा स्क्रीन का। इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लो कि आप मोटे हो जाओ और इतना कम इस्तेमाल कर लो कि इसके फ़ायदों से भी दूर हो जाओ। क्योंकि स्टैटिक्स ये कहता है कि ऑनलाइन कंटेंट जो है सिर्फ 5 to 10% एजुकेशनल होता है, 90% इंटरटेनमेंट होता है, और उसमें इंटरटेनमेंट जो बुराइयाँ और ज़्यादा होती है। तो स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करने के लिए फ़ॉरेन में क्लासिफिकेशन है कि 7 साल के नीचे का बच्चा स्क्रीन तो देखा ही ना जाए, 7 साल से 12 साल के बीच में आधा घंटा देख सकता है, 12 साल से 18 साल के बीच में आधा घंटा पौना घंटा देख सकता है, और 18 साल के ऊपर वाला 1 से 2 घंटा देख सकता है। वहाँ पर क्लासिफिकेशन किया उन्होंने कि स्क्रीन टाइम कितना हो, और तकरीबन 24 से 25 डिजीज़ के नाम बताया कि इससे हो सकते हैं, जिसमें एक लॉस ऑफ मेमोरी है, कंसंट्रेशन कम है, मैथमेटिक्स कम होती है, अटेंशन डिफिशिएंट सिंड्रोम बच्चों में होता है, जो बच्चे मस्ती बहुत करते पढ़ते कम है, ठीक है। और बड़ों के अंदर ओबेसिटी आती है, ब्लड प्रेशर आता है, अल्जाइमर से डिजीज़ आता है, कैंसर्स आते हैं, और उसके जो शुआएँ जो हमारे ऊपर लगती है, जिससे आँख का कैंसर, ब्रेन का कैंसर, चमड़ी का कैंसर। अब इतना अगर हम लोग शो में कहते हैं, लोग बोलेंगे कि इसको उठा के कचरे के डब्बे में डालो। तो यूज़ दिस मीडिया स्क्रीन टाइम फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। एंटरटेनमेंट से मना नहीं किया गया है, लेकिन उसको लिमिट करना ज़रूरी है। अगर हमारे इस प्रोग्राम से इतना भी समझ में आ जाए कि हम उसको लिमिट करें, चूज़ करें, काम की चीज़ को देखें, एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये होगा कि भाई हम लोग एक तो स्क्रीन टाइम के ऊपर देखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा मसला हो गया। अच्छा, एक और बीमारी स्क्रीन टाइम के बारे में आती है, साइंटिस्ट ने लिखा है कि इंट्रोवर्ट बिहेवियर, बच्चे किसी से बात ही नहीं करते। पापा बैठे अपने मोबाइल में, मम्मी बैठे अपने मोबाइल में, अब्बू बैठे अपने मोबाइल में, सब अपना अपना प्रोग्राम शुरू करके सब अपने लोकल लैंग्वेज, हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर खोपचे में, मुमरा की लैंग्वेज में बोलते हैं। वो ऐसा बुरा हो गया, पानी दो, वो उसके हाथ में पानी देता है। सो इंटरेक्शन बिटवीन इन बच्चों के इंटरव्यू देने की कैपेसिटी कम हो गई है, वो लोग फेस नहीं कर पाते, बात करने में वो लोग को हिचकिचाहट होती है स्क्रीन टाइम जब ज़्यादा हो जाता है। तो जो लोग लाइव टॉक करते हैं पेरेंट, बच्चे और फैमिली एक दूसरे के साथ, तो उनको इंटरव्यू से डर नहीं लगता। तब के जॉब के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। व्हाट्सएप पे 1 घंटा टॉक करते हैं, लेकिन उनसे जाके कुछ कहे क्या, पापा मुझे नहीं आता है। सो स्क्रीन के बड़े बड़े डिसएडवांटेज ये है कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल की इंटरव्यू एंड टेक इंटरव्यूज गोज डाउन, अनगिनत नुकसान आते हैं। बहुत मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शबीर सिद्दीकी साहब ने बहुत ही अहम मौजू की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई, और इस पर जो है वो बहुत तफसील से गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं डॉक्टर शबीर साहब से जानना चाहूँगा कि ये जो मर्ज़ है, ये मर्ज़ बहुत ही ज़्यादा है,
मतलब छोटे बच्चे, ये कह लें अगर आपके पालने में होता है जब बच्चा, तभी से जो है उसके साथ ये बच्चे को बहलाने के लिए मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो उसका, अगर मैं ये लफ्ज़ कहूँ कि एडिक्ट हो जाता है तो शायद गलत ना हो, और वो होता चला जाता है। हम इस पर जो है आएंगे, और ये शबीर साहब से मैं इस ताल्लुक़ से और गुफ्तगू करना चाहूँगा कि इससे एहतियात के कैसे की जा सकती है। मैं अभी डॉक्टर रज़ा साहब से जो हमारी पहले गुफ्तगू थी उसी पर मैं अपने सवाल से, दूसरा एक सवाल जो मेरे जहन में आया, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो मेरा पहला सवाल था, उसमें रात तक जागना, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, आम उमूमी हो गया है ये। फिर जैसे कि पहले जो है लोग पैदल चला करते थे क्योंकि उनको चलना था, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट आया, तब भी जो है वो अच्छा खासा पैदल चलना पड़ता था। भाई आपको मुमरा भी जाना है तो घर से निकल कर, मुमरा से अगर स्टेशन तक जाना है तो घर से निकल के अगर आपको जो है रोड पर आना है, रिक्शा लेना है, फिर वहाँ से आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, रेलवे स्टेशन में आपको सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ करके फिर उतरना है ना। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि क्या कहते हैं कि मोटर बाइक का एक रिवोल्यूशन आया, और वो अब आप वो उसका रिवोल्यूशन कितना गज़ब का है वो आप हमारी सड़कों पर देख सकते हैं कि मतलब जो पार्किंग का जो मसला है ना, तो उस मोटर बाइक ने भी जो है ये किया कि हमसे चलना फिरना छीन लिया। अब ये होता है कि मुझे यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर भी जाना होगा, 10 मीटर तो मैंने कम कह दिया, कि 1 किलोमीटर की दूरी पर भी जाना है अगर मुझे, तो मैं पैदल नहीं जाता, मैं गाड़ी निकालता हूँ और उसमें बैठ करके जाता हूँ। तो ये भी एक बड़ा मसला हुआ है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से किस तरह की बीमारी होती है, रात तक जागना, देर से सोकर उठना, है ना, या कम चलना, तो इसकी वजह से अमराज लोगों में किस तरह के होते हैं, किस तरह की परेशानियों से लोग जूझते हैं, जो वो समझ ही नहीं पाते कि हम हमारी अपनी पैदा करता है ये। तो ये जो लाइफ स्टाइल का जो बदलाव आया है, जो गांव में, और या जो पहले हम शहरों के अंदर भी लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए कभी कोई बाइक इस्तेमाल नहीं करता, तो लोग चलते थे 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर सुबह वॉक करना और शाम को वॉक करना। लेकिन आज चूँकि सहूलतें हो गई है तो हम लोगों ने इस चीज़ को छोड़ दिया है और आराम और आसाइश की तरफ जा रहे हैं। तो हम बाइक इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, कार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। लेकिन बहरहाल इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि अगर हमको बाइक से जाना ही है ऑफिस, तो एटलीस्ट अपने बदन के लिए, अपने जिस्म के लिए, अपनी ज़ात के लिए कुछ वक्त मखसूस करें। अब हमें ऑफिस जाना है, पैदल जा नहीं सकते, कार से जाना है, बाइक से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो एटलीस्ट सुबह या शाम में आधा घंटे से 45 मिनट या 1 घंटे का वक्फा अपने लिए निकालें और उसमें यकीनी बनाएं कि हम वर्जिश करें। कुछ नहीं तो सिर्फ वॉक ही कर लें, हल्का फुल्का जो जॉगिंग करना जाता है, कसरत की जाती है, कुछ खेल सकते हैं अगर हम तो खेल लें, उससे ही बॉडी के मसल्स जो है वो हरकत में आते हैं, चलते हैं। तो इन सब डिजीज़ से हम कुछ हद तक पुश कर सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर शबीर साहब, हम उस मौजू पर आते हैं जो आपने तवज्जो दिलाई। स्क्रीन टाइम वाकई एक बड़ा मसला है, और वही जैसे मैंने कहा कि पालने से ही शुरू हो जाता है आज के ज़माने में। तो इससे एहतियात, क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो रहा है, मैंने कुछ खबरें भी पढ़ी इस तरह की कि लोगों को वो फ़ोन के एडिक्शन से, कई ममालिक में जो है एडिक्शन से बचने के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, चाइना में काफ़ी है। तो हम अपने माशरे में, मुमरा जैसी बस्ती में, जहाँ जैसे कि जहाँ खेल कूद का रुझान थोड़ा कम होता जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो फ़ोन वाला, ये स्क्रीन वाला मसला है, उसको किस तरह से रोका जा सकता है? देखो, ये ऐसी चीज़ है, शादी का लड्डू, शादी नहीं करे तो भी प्रॉब्लम और शादी करे तो फिर तकलीफ़ कमाना, जो मसाइल आते हैं। वैसा है कि इसको ना नहीं बोल सकते आप, कि वॉचिंग अ स्क्रीन यू कैन नॉट से नो टू द पीपल, दैट इज़ वन थिंग। दूसरा ये है कि इसके बैड इफ़ेक्ट्स को तुमको करना पड़ेगा, और तीसरा ये है कि तुम इसको ना भी नहीं बोल सकते हो। नहीं, मुझे लगता है कि इस ताल्लुक से आवाम को मतलब अवेयरनेस लानी पड़ेगी। हाँ, और बच्चों का कितना इस्तेमाल हो, बड़ों का कितना इस्तेमाल। मैं आपको उसी के खाली एक ब्लंट सेंटेंस अगर हम बोल दे तो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि डॉक्टर सिद्दीकी ने बोल दिया कल से बंद, ऐसा होने खुद देखते हैं हम भी। तो उसको हमको कैसा करना पड़ेगा कि एक्सेस टू दिस थिंग्स शुड बी डिनाइड, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। जैसा कि मेरे मातहत मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं, अब इनको एक्सेस डिनाई करने का तरीका मैंने कैसा किया, फ़ॉरेन में भी ऐसा होता है कि उनको कहते हैं कि बेटा आप इतने टाइम यूज़ करोगे स्क्रीन, इसके बाद आप नहीं यूज़ करोगे, डिटॉक्सीफाई हो जाएगा। तो घर में पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कुछ क़वानीन बनानी चाहिए डिसिप्लिन के, कि इस टाइम पे आप प्लीज़ नहीं देखोगे। और बहुत
मुश्किल काम है। वो लोग खाने के टाइम पे देखना बहुत पसंद करते हैं सारे बच्चे, जो खाना 5 मिनट खाने का आधा घंटा खाते और फिर मोटे हो जाते। ये मेरे घर का भी मसला है, आपके भी, सबके घर में हो रहा है। तो बार बार हमको हैमरिंग करनी पड़ती है, तब जाके पेरेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए कि हमारे घर में आने के बाद ये टाइम पे हम यूज़ करेंगे। एक ये। दूसरा, अगर मम्मी अगर उसमें इन्वॉल्व है, मतलब किचन के अंदर खड़े के देख रही है और पढ़ते पढ़ते देख रही है, तो फिर बच्चों को तो तुम कुछ नहीं कह सकते हो। फादर है, आप वो करते हैं। अब मैं बताता हूँ मेरी ज़िंदगी कि आप समझेंगे थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव है, नहीं, मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ। हमको अक्ल से ज़िंदगी बितानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या दुनिया के जितने भी रिसर्च हो, घूम फिर के कंक्लूजन वहीं पे आते जो हमारे बेनिफिशियल होते। मैं प्रिंट मीडिया पढ़ता हूँ, लास्ट 22 साल से मेरे घर में भी टीवी नहीं है और आज भी टीवी नहीं है। सब लोग हमसे हंसते थे कि तुम्हारे घर में टीवी, बट यू आस्क एनी नॉलेज, मैं तुम्हारे को बता सकता हूँ। उसकी वजहत बताता हूँ कि वाई आई एम नॉट सीइंग टीवी, वाई आई एम सीइंग अ प्रिंट मीडिया। यूट्यूब हम लोग अभी भी देखते हैं, लेकिन सेलेक्टेड कर दिए उसको। रीज़न मैं बताता हूँ कि टीवी जब आप देखते बैठते हो तो टीवी के ऊपर एक 30 मिनट का प्रोग्राम होता है, आपको 30 मिनट में थोड़ा सा नॉलेज मिलता है, बीच में ऐड आपको कंपलसरी देखने पड़ते हैं और उसके लिए आपको उसी जगह पे बैठना पड़ता है। लेकिन प्रिंट मीडिया में 200-300 जो न्यूज़ है उसके अंदर, मैं अपने इख्तियार से किसी को पढ़ूंगा, किसी को स्किप करूंगा, कौन से ऐड को देखूंगा, कौन से ऐड को स्किप करूंगा, और 200 से 250 न्यूज़ में से जो मुझे पढ़नी है 25, 30, 40 मैं पढ़ लेता हूँ। जहाँ पे मैं ट्रेन में बैठ के पढ़ सकता हूँ, मैं कहीं पे भी बैठ सकता हूँ, मेरे लिए कोई कैद नहीं है। तो एक मैंने अपना तरीका ढूंढ के ये निकाला था कि मैं प्रिंट मीडिया पढ़ता हूँ ताकि मेरा स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो जाए और वो न्यूज़ को मैं सेव कर सकता हूँ मेरे फ्यूचर्स के लिए, और उसको मैं बार बार पढ़ सकता हूँ और टाइम में सेव कर सकता हूँ। तो ये एक आम शहरी के लिए भी यही ज़रूरी है कि भाई हम लोग टीवी देख सकते हैं, लेकिन उसको आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट तुम्हारे लिए ज़रूरी है और कौन सा कंटेंट। तो डिसिप्लिन फर्स्ट इन पेरेंट देन इन चिल्ड्रन, मेक सम रूल्स। फॉर एग्जांपल 12वीं तक हमारे बच्चे होते हैं कि भाई तुम्हारा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एनी डैम थिंग तुमको बनना है। सो 12वीं तक आपको डब्बा मोबाइल मिलेगा, हम उसको बोलते हैं ना नोकिया का, आपको वो नहीं मिलेगा। 12वीं के बाद हम आपको गिफ्ट देंगे। क्यों? आपके बनने के दिन है, उसमें आप वेस्ट करने के टाइम में रहते हो। कि शाम में एक लॉजिक से बताता हूँ कि आप कोई एग्ज़ाम देते हो, नीट वगैरह या कोई भी एग्ज़ाम, आपको सेल्फ स्टडी के लिए सिर्फ 3 घंटा होता है, उसमें से 1.5 घंटा अगर आप मोबाइल यूट्यूब देख लोगे तो बेटा तुम्हारे लिए क्या बचेगा? तो आपको नहीं मिलेगा। पहली चीज़ ये है। तो 12वीं तक हम लोगों को है ना ये मोबाइल नहीं देते, लेकिन ज़रूरत के लिए मम्मी का मोबाइल यूज़ होगा, फादर का मोबाइल यूज़ होगा, या बहुत ही ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ गया उस टाइम पर उसको दिया जाता है। हाँ, जब वो ग्रेजुएशन में चले गए, एक खुद मुख्तार ज़िंदगी बिताने लगते हैं, दुनिया की अच्छी और बुरी चीज़ समझना आपको ज़रूरी है और डिसीजन लेना ज़रूर। उस टाइम पे आपको एक लैपटॉप मिलेगा, एक मोबाइल मिलेगा, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी खुद डिसाइड कीजिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग ने करी है, जिसकी वजह से फ़ायदा भी हुआ है। और ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों को स्क्रीन से मेरा लड़का जो है वो टेक्नोलॉजी का अपने कॉलेज का हेड है, KM हॉस्पिटल के अंदर टेक्नोलॉजी का हेड है, जबकि हमारे घर में टीवी नहीं है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट द टीवीज एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। वो AI के अंदर उसने टॉप मोस्ट किया है, पाइथन लैंग्वेज उसने सीखा है। तो अब जो चीज़ें कि पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर पेरेंट का ही डिसिप्लिन नहीं है मीडिया के ऊपर या स्क्रीन टाइम के ऊपर, वो बच्चों को क्या बताएगा। अच्छा, इसके साथ एक दूसरा ऐड कर देता हूँ, एक 2 मिनट में फिनिश कर देता हूँ कि ये इससे मुतालिक नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर डाइट के ऊपर ध्यान दें तो ये सारे अमराज बोलते ना, सारे अमराज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, पैरालिसिस है, मोटापा है, ये सारे अमराज को हम कर सकते हैं। तो आज पूरी दुनिया परेशान है। 50% USA का पॉपुलेशन ओबेस है, मुमरा का 50% पॉपुलेशन ओबेस है। तो इनसे बचने के लिए एक तरीक़ा वर्ल्ड में चल रहा है जिसे कहते हैं कि हम लोग कुछ फास्टिंग करें। उसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप तकरीबन 14 से 16 घंटे भूखे रहेंगे, आप खाना नहीं खाएंगे, पानी पी सकते हैं। ये पूरे दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके नताइज भी इतने बहुत अच्छे से है कि तो थाना में एक ग्रुप है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है और वहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, उनका मैं डॉक्टर हूँ। वहाँ का कमिश्नर हो या बड़े बड़े लोग हो, और पूरे हिंदुस्तान से उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं डायबिटीज़ की दवा का डोज घटाने के लिए या डायबिटीज़ को जड़ से निकालने के लिए। उसको हम लोकल लैंग्वेज में रिमिशन कहते हैं, रिमिशन ऑफ डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज जड़ से निकल गई। तो जो लोगों ने अपना वज़न 10% घटाया, जैसा मेरा 100 किलो वज़न है, मैंने 10% घटाया, 10 किलो घटाया उसमें से, तो मेरी डायबिटीज़ जड़ से जा सकती है, मेरा ब्लड प्रेशर जा सकता है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, मेरे बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो सकते।
तो इतनी तेज़ी से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं दुनिया में, और जिसके नतीजे ऐसे आ रहे हैं, जिसको मैंने अपने आँखों से देखा भी हूँ। मेरे पेशेंट को 12 किलो वज़न कट जाता है, 10 किलो वज़न घट जाता है। अब इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट ने वर्क करने के बाद इसमें कंक्लूजन में ये बताया कि पैरालिसिस रुक सकती है, ब्लड प्रेशर की दवाएं बंद हो सकती है, दिमाग तेज़ होता है, मेमोरी बढ़ जाती है, मेनी डिजीज़ेस जो फ्यूचर में होने वाले थे उसके ऊपर काबू पा कर सकते हैं। अनगिनत लिस्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद। वेट लॉस होता है और वेट लॉस होने के बाद ये प्रॉब्लम होती है। तो अब इसके लिए 3 तरीके के इंटरमिटेंट फास्टिंग, जस्ट टू हैव अ टेस्ट फॉर ऑडियंस, कि भाई जिनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक पैटर्न तो मुस्लिम पैटर्न है, सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक, जो मुस्लिम करते थे, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंडे और थर्सडे के दिन कहा है करने के लिए, और बीच के 3 दिन कहा है। इस तरीके से हमारे रोज़े होते हैं। ये लेकिन हर आदमी नहीं कर पाता। जैसे जॉब पे आप जाते हो तो जिस दिन आप रोज़ा रखते हो तो 4-5 बजे आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो इफ़ेक्टिव वर्क जो है आपका डाउन होना शुरू होता है, तो सब काम नहीं कर पाते। और डेली रोज़ा रखने से भी, जहाँ तक मुझे ख्याल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और बहुत होगा तो अल्टरनेट डे, और बेहतरीन रहेगा तो हफ्ते में 2 दिन। तो ये 2 डेज़ हम लोग फास्टिंग करते हैं, बाकी के दिन नॉर्मल खाते हैं। लेकिन वर्ल्ड में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का पैटर्न है, वो लोग कैसा करते हैं, शाम में 7 या 9 के दरमियान खाना खा लेते हैं और दूसरे दिन दोपहर में 12 बजे खाना खाते हैं। तो तकरीबन 14 से 16 घंटे वो लोग फास्टिंग करते हैं। ये एक पैटर्न हुआ। दूसरा पैटर्न ये हुआ कि सुबह 9 बजे खा जाते हैं और रात में 9 बजे खा लेते हैं। तो 2 पैटर्न हो गए। और इस्लामिक पैटर्न सुबह सादिक से होगा। अब तीनों में से कोई एक पैटर्न आप उठा लीजिए। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे लिए अभी जो पैटर्न है, मैंने जो इख्तियार किया हूँ कि मैं सुबह एक 10 से 11 के बीच में खा लेता हूँ और शाम में मगरिब के बाद फ़ौरन खा लेता हूँ और खाना खा के ओपीडी चला जाता हूँ। क्योंकि तो बुरी ज़िंदगी मैंने भी बिताई हूँ, मुझे भी 4 डिजीज़ हो चुके हैं। क्योंकि तो एक नशा रहता है आदमी को, काम करने का, कमाने का नशा रहता है, घर बनाना है, बच्चों की शादी करना है, पढ़ाना है। नो डाउट यू शुड डू इट, ये करना चाहिए, ये तुम्हारा फ़र्ज़ भी है। लेकिन उसमें अपनी सेहत को भूलते हैं। लेकिन जब याद आ जाए तब शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे हम लोग करते हैं 11 बजे खाते हैं, शाम में 6 बजे खाते हैं। तो अब इसमें दूसरी चीज़ ये, आपने एक्सटेंडेड फास्टिंग तो किया लेकिन कैलोरी कम नहीं किया, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि आप जितना भी खाना खाते हो उसमें एक्सेस कैलोरी रहती है, उसको आपको कट करना है। अब ऑडियंस के लिए शॉर्टकट में 2 रोटी खाते तो 1 पे आ जाइए, 4 बोटी खाते तो 2 बोटी पे आ जाइए, ठीक है, इस तरीके से। और सबसे बुरी आदत जो है वेट बढ़ाने के लिए, एक ही फार्मूला काफ़ी है, हर 2 घंटे में आप खाना खाइए। हर 2 घंटे में आपके बदन में इंसुलिन रिलीज़ होगा। वो इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है जो ग्रोथ करता है फैट की। आदमी समझता है कि 1 कप चाय पी लिया, ये कर लिया, ठीक है। तो सबसे बुरी जो आदत है, हर 2-3 घंटे में खाना, अपने आप को मोटापे के लिए दावत देना है। तो आप बिल्कुल फिक्स कर दिए, सुबह नाश्ता मैं 9 बजे करूँगा, लंच में 2 बजे करूँगा, डिनर में 9 बजे का, बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पानी चाहिए। आधा मोटापा घट जाएगा। एक तो ये डेली वर्क हो गया। और दूसरा, आप मखसूस टाइम पे अगर फास्टिंग करना चाहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो आप ज़रूर कीजिए। लेकिन असीम भाई, लोग कहेंगे कि क्या ज़िंदगी भर हम लोग ऐसी ही ज़िंदगी बिताएं, खाना कम खाए और बीच में कुछ ना खाए, ये कोई बात होगी? तो मैंने कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या अल्लाह ने ईद का दिन रखा है जुमा, तो डॉक्टर सिद्दीकी कौन होता है तुम्हारा जुमा निकालने के? तो चीट डे हम लोग ने फ्राइडे कर दिया और चीट डे हमने संडे कर दिया। तो पेशेंट खुश हो जाए, बता वाह, हाँ डॉक्टर साहब अब मज़ा आ गया। तो मैंने कहा 5 दिन मेरा, 2 दिन तुम्हारा। ये काफ़ी, मैं समझता हूँ कि इस पूरे सेशन में काफ़ी कारामद बात ये निकली। हमारे साथ शबी सिद्दीकी साहब हैं और वो, उनके तारुफ में मैंने आपको बताया था कि वो डायबिटोलॉजिस्ट हैं। और अभी उनकी गुफ्तगू से भी आपने अंदाज़ा लगाया कि कलवा में या कहाँ पर, थाने में, मुमरा में, जो लोगों ने बुलाया इनको, कि हम जो, हाँ, थाने के लोगों ने जो बुलाया, तो इससे हम इनसे अगर डायबिटीज़ के बारे में गुफ्तगू ना करें और उसके लिए एहतियात के मामला ना समझें उनसे, और अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उससे, जैसे कि अभी ये मैंने पहली मरतबा सुना कि आप डायबिटीज़ से भी छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं या ब्लड प्रेशर से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरी जो मालूमात थी अब तक की, वो ये कि ये अमराज ऐसे हैं कि एक बार आपके साथ लग गए तो फिर ये आपके साथ जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब हौसला अफजा बात है जो डॉक्टर साहब ने कही। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो है मुमरा के पस मंज़र में मुझे बताएं कि डायबिटीज़, चूँकि डायबिटीज़ में इजाफा हुआ है, तो मुमरा के पस मंज़र में बताएं कि इस वक्त आबादी में कितना परसेंटेज होगा जो आपके पास अंदाज़ा होगा कि कितने लोग जो है डायबिटिक हो रहे हैं, और उनमें से कितने जो है वो जेनेटिक जो इश्यूज़ हैं जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम है ना, मौरूसी है जिनका,
और कितने ऐसे हैं जो नए हैं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे मरीजों को जानता हूँ जिनके ना, जैसे मेरे घर में मेरी बहन को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ, ना मेरे वालिद के, ना मतलब मेरा पैटर्नल है ना मैटर्नल है, कहीं भी डायबिटीज़ नहीं था पहले, लेकिन अब उनको डिटेक्ट हो गया है। जी। सो आपका कहना ये है कि मुमरा के पस मंज़र में अगर डायबिटीज़ के प्रिवेंशन के लिए क्या करें? अच्छा, परसेंटेज वाइज कितना है, उसके बाद फिर उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है? परसेंटेज कितना हो? देखिए कि अर्बन एरिया है, मुमरा एक अर्बन एरिया मेरे सामने है, ये विलेज पेपर पे है लेकिन ये अर्बन एरिया है, क्योंकि हम बॉम्बे के स्टाइल में रहते हैं और सबर्बन लोग हैं। तो अर्बन एरिया मतलब जहाँ पे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मोटापा है, खाने की फरामाई है, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। मुझे पहले सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को ज़रा नाजरीन के लिए समझा दें। डॉक्टर साहब ने भी 2 मरतबा वो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। की चीज़? सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इसे कहते हैं कि जो मतलब बैठ के रहते हैं, मतलब काम नहीं करते हैं। जैसे कि अभी समझ लीजिए कि एक इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, वो उसका काम ही सिस्टम के स्क्रीन के सामने बैठना है। अगर वो हमारा ये बयान सुनने के बाद कह दे कि भाई स्क्रीन टाइम मेरे लिए, उसके तो भूखे मर जाएंगे, उसके तो घर में फाके हो जाएंगे, तो वो उसका फ़र्ज़ है स्क्रीन टाइम पे बैठे, लेकिन उसके बाद उसको दौड़ भौंक के अपने स्क्रीन टाइम के जो नुकसान को उसको नेगेटिव कर ले। तो सेडेंट्री लाइफ मतलब ऐसा है कि किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज ना करना और लाइफ को बिताना, काम की हो या कुछ हो। तो ये एक है। परसेंटेज वाइज अर्बन एरिया में आमतौर पे 7 to 8 या 10% के आसपास होता है। तो मुमरा में 10% के आसपास आबादी है। अगर हम लोग 10 लाख की आबादी पकड़ लेते हैं तो 10% लगा लेते, 1 लाख ज़ियाबतीस के पेशेंट है यहाँ पर। अब आप समझ लीजिए, अगर सारे पेशेंट अगर मेरे पास आ जाए तो मेरे को तो सोने भी नहीं मिलेगा, इतने पेशेंट हो जाएंगे। तो ये पेशेंट जाते किधर है? तो अमाउंट ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है मुमरा में एक। अब इसका मसला ये है कि पेशेंट इस पर ध्यान नहीं देता है। मैं तो ठीक हूँ, जड़ी बूटी खा लेगा या कुछ अपने ख़याली कुछ ट्रीटमेंट कर लेगा, एक्चुअल ट्रीटमेंट को लेने से रोक लेगा। क्यों? तो 50% डायबिटीज़ पेशेंट को कोई सिफत ही नहीं, मतलब सिम्टम ही नहीं होते हैं। उनका मसला बहुत बड़ा होता है, अलामत नहीं होते। जैसा कि उसको डायबिटीज़ 400 है लेकिन उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ऐसे पेशेंट बहुत डेंजरस होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, उसको 40 साल होने के बाद अपना चेकअप साल में एक बार डायबिटीज़ का ज़रूर करें। पहली अगर कोई प्रिवेंशन की बात कहे तो ये एक नुक्ता सामने रखा जाएगा। दूसरी चीज़ ये रखा जाए कि हम मोटापे पे ध्यान रखा जाए। मुमरा के पस मंज़र में देखा जाए, यहाँ पे लेडीज़ का भी जो वेट है काफ़ी ज़्यादा है, ओबेसिटी इन फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह भी है कि एक छोटा सा घर है उनका बेचारों का, उसी में उनका घर में चलता है, और बहुत हो गया तो मुमरा बाज़ार में आ जाते हैं, उसके ज़्यादा कुछ है नहीं। डायबिटिक हैं जो लोग, वो कैसे मैनेज करें? क्योंकि उनके साथ बहुत सारे मसाइल, जैसे कि आपने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो क्या वो कर सकते हैं? या ये इसलिए मेरे जहन में सवाल आया कि रमज़ान में जो है ये एक सवाल पैदा होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट है तो वो रोज़ा रखे कि ना रखे, है ना, कैसे रखे। उसके साथ इंसुलिन का मसला होता है, वो सारे बहुत पेचीदा, जैसे आपने जो पहले ही कहा था कि वो उम्मुल अमराज है ये। तो इस पर रहनुमाई फरमाएं कि एक डायबिटिक पेशेंट को अपने डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करना चाहिए, और इस सवाल का भी जवाब दें कि क्या जो एक नॉर्मल आदमी है उसको बहुत ज़्यादा शुगर, मतलब मीठा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मीठा खाने से एक आम वो है, या ये गलतफहमी या हकीकत मैं नहीं जानता कि ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो सकता है। तो क्या ये इसकी कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ है इसका? और अगर जिसको हो गया वो कैसे अपने आप को मैनेज करे? नहीं, ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ डायरेक्टली नहीं होगी, आपको मोटापा आएगा फिर डायबिटीज़ हुई, ये रिलेशन है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भर खाते हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं होती, क्योंकि उनके बदन में इंसुलिन अच्छे से बन रहा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है। अब इसको 3 हिस्सों में हम इसका जवाब देंगे कि डायबिटीज़ को कैसा मैनेज करें। चलो, कुछ ऐसे हजरात होंगे जिनको डायबिटीज़ हो चुकी होगी, वो बोलते भाई मेरा मसला क्या हल होगा। और दूसरा ये है कि रमज़ान के क्या रोज़े रख सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट? रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो कौन रख सकते हैं और कौन नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली ये मेरा ये बहुत ही रिसर्च प्रोजेक्ट है मेरा, रमज़ान और डायबिटीज़। उसकी वजह यही है कि सारे मसाइल का हल अल्लाह ताला ने, बोलते ना रोज़ा सेहत है, रोज़ा सेहत जब अल्लाह के नबी से कह दिया। ओनली थिंग मैंने पहचाना नहीं उसको कि सेहत है, मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके लिए मेरा शौक़ है कि रोज़ा रखें और रोज़े के ऊपर कैसा रखें। तो पहली चीज़ ये है कि जो डायबिटीज़ पेशेंट को कंट्रोल करने के जो हम लोग बोलते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों तरीके से एनीमी पे अटैक किया जाए। वैसा आपको लाइफ स्टाइल पर अपना पूरा ध्यान देना है, जैसा डिस्कस हो चुका है। एक्सरसाइज है, खाना है, ये सब कुछ हो गया। दूसरा पार्ट है शुगर कंट्रोल के अंदर कि दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए, दवाइयों का इस्तेमाल करके आप शुगर को कंट्रोल किया जाए। और तीसरा ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किया जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही कम तादाद में लोग कर सकते हैं, बहुत ही उसके लिए मोटिवेटेड चाहिए, सुलझे हुए लोग चाहिए, घर में कुछ उसको चीज़ें भी उनको लगती है, इतना आसान नहीं होता है।
तो जो ज़्यादातर रिटायर्ड लोग होते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं, या जिनके घर में इस तरीके का माहौल हो कि बीवी टाइम पे खाना बना के दे दे और सारे ऑफिस के काम भी, अपने कारोबार भी वो ढंग से कर सकता है। तो बहुत कम लोगों के लिए कर सकता है, लेकिन है जो लोग कर सकते हैं वो लोग कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए उसको। तो पहले हम लोग ये कहेंगे कि कौन सी दवाएँ हम लोग यूज़ करनी चाहिए। तो कॉमन सवाल पेशेंट का ये आता है कि आयुर्वेदिक भी है, यूनानी भी है और साथ में हमारी एलोपैथी भी। हम सब पे डिस्कस कर लेंगे कि यूनानी दवाओं में भी उतना असर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन चूंकि मैं यूनानी का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो हर दवा के अंदर, हर फील्ड के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ उसका इलाज रखा है। तो उस शोबे के लोगों से आप मिलिएगा, जो तिब्बी डॉक्टर है, BUMS के डॉक्टर हैं, उनसे पूछिएगा, वो आपको उसके रेफरेंसेस वगैरह देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा कि होम्योपैथी में है या नहीं है, वो होम्योपैथी का डॉक्टर बनाएगा, और उसी तरह आयुर्वेदिक में है या नहीं, वो आयुर्वेदिक का डॉक्टर बताया। मैंने एक फार्मूला बताया, जैसे कि अभी मेरे पास पेशेंट आया, डॉक्टर साहब आप मुझे सलाह दीजिए मैं खाऊं या नहीं खाऊं, मैं खाऊं या नहीं खाऊं। तो मैंने उनके लिए एक रास्ता बताया कि आप एतमाद सारे पैथी पे रखिए, आपको हक है, आप एक पेशेंट हो, लेकिन मैं आपको एक गोल्डन रूल बता देता हूँ कि कितनी शुगर रहनी चाहिए, कोई भी पैथी आप यूज़ करो तो बिल्कुल बताइए। तो फास्टिंग शुगर अगर 100 से 130 के बीच में रही तो समझ जाना ये नॉर्मल है। खाने के बाद की शुगर 180 के नीचे रही, समझिए खाने के बाद की शुगर नॉर्मल है। और एक स्पेशल टेस्ट होता है डायबिटीज़ का जो पूरे 3 महीने का एवरेज दिखाता है, जिसको हम कहते हैं HbA1c, उसको कहते हैं HbA1c। मिसाल के तौर पे तुमने 5 दिन फास्टिंग किया अच्छे से, भाजी 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 खाया और रोज़ सुबह उठ के शुगर चेक किया 100, 105, 110 सारी फास्टिंग, और छठे दिन तुमने पार्टी बनाया, सैटरडे के दिन नाइट में, चलो दोस्त आ गए, मेरा दोस्त मुशीर आ गया, चलो रात में हम लोगों ने पार्टी बना ली, और संडे के दिन चेक किया फास्टिंग मेरी 200 आ गई, और वो 200 की रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर सिद्दीकी के पास आ गए, आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। डॉक्टर साहब मेरा 5 दिन का रिकॉर्ड देखिए, मैं नॉर्मल था, 1 दिन की मेरी गलती है कि आप मुझे पनिशमेंट दोगे। तो एक टेस्ट है जिसको हम लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं, HbA1c, जो पिछले गुज़िश्ता 3 महीने का रिकॉर्ड दिखाता है एवरेज, वो नॉर्मल होता है 7। अगर जिस बंदे का वो 7 रहेगा तो समझना आपका गुज़िश्ता 3 महीने में आपकी डायबिटीज़ इंशाल्लाह नॉर्मल थी। तो ये 3 टेस्ट आप रेगुलर कीजिए हर महीने में, और 3 महीने का टेस्ट 3 महीने में कीजिए। तो ये फंडा आपको पता चल गया कि टारगेट मेरा ये है फास्टिंग और PP का। अब आप कोई भी पैथी यूज़ कर लीजिए, आप वॉक कर लीजिए, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, आप यूनानी कर लीजिए। जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्रॉस कर रहा है लिमिट, आप किसी एतमाद वाले डॉक्टर के पास चले जाइए जिस पे आपको एतमाद है। ठीक है, जैसे 200 फास्टिंग हो गई और 300 खाने के बाद की होगी, HbA1c 9 और 10 हो गया, जो इसको हम बोलते बैड है, आप ज़रूर मिलिए, आप खामोश मत बैठिए। अब यहाँ पे हिच ये है, टेंशन की बात ये है कि अगर आप जो भी पैथी यूज़ कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं लेकिन पेशेंट बोलता मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि 50% लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे क्या किया जाए, तो आप सिम्टम हो या ना हो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वरना 3 से लेकर 5 साल के बाद आँख का पर्दा डायबिटीज़ से मुतासिर होता है, जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, किडनी मुतासिर होता है जिसको नेफ्रोपैथी कहते हैं, और पैर की नसें मुतासिर होती है जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। तो इन तीनों को मुझे नहीं चाहिए अगर पेशेंट ने कहा, तो आप इस लेवल पे शुगर को हर महीना चेक करके रखिए। ओके, अब रही बात रमज़ान की, रमज़ान पे जाएंगे। तो रमज़ान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब आप सोच लीजिए कि एक बड़ी तादाद हमारे घर में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, रमज़ान में वो रोज़ा रख सकते हैं। पहला सेंटेंस मेरा रख लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत खलील तादाद की जो पेशेंट हैं जिनको रोज़ा रखने से डॉक्टर मना करते हैं, जैसा मैं मना करता हूँ। अब मैं तो मना नहीं कर सकता हूँ, अल्लाह ने कुरान के अंदर नटशेल में ये बताया कि जो लोग मुसाफिर है और जो बीमार है वो रोज़ा ना रखे। अब एक आयत को एनालिसिस करने के लिए वर्ल्ड के डायबिटीज़ के डॉक्टर लास्ट 20 ईयर से हम लोग वर्ल्ड में एक बार मिलते हैं, जिसमें मैं भी वहाँ जाता हूँ, दुबई में होती है अक्सर कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रमज़ान एंड डायबिटीज़ पे होती है। तो वहाँ पर हमारा ये डिस्कशन होता है कि किसको रोज़ा ना रखे, किसको रोज़ा रखे। तो उन्होंने क्या किया, उलमाओं ने हमको बताया कि उस आदमी को रोज़ा ना रखा जाए जिसके जान को ख़तरा हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी की बच्चा है 8 साल का या 18 साल का 15 साल का बच्चा है, अगर उसकी शुगर लो हो के बेहोश हो जाएगा, उसको ना रखे रोज़ा। या कोई एक मर्द है जिसको एक हफ़्ता पहले हार्ट अटैक आया, अब उसको 5-5 गोली चालू, दिन में 3 बार गोली चालू है, इंसुलिन दिन में 3 बार चालू। अब बोलता है कि एक हफ़्ता पहले मुझे हार्ट अटैक आया, अब मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ। अगर उसको ब्लड प्रेशर का डोज ना मिला, डायबिटीज़ का डोज नहीं मिला, तो उसको वापस सेकंड अटैक आएगा और उसकी जान को ख़तरा हो जाएगा।
तो ऐसी कोई भी बीमारी जिससे उसको जान को खतरा है उसको 100% रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उलमाओं ने भी कहा, डॉक्टर ने भी किया। तो कॉन्फ्रेंस हमारी जब होती है ना, एक साइड में उलमा बैठते हैं, एक साइड में डॉक्टर बैठते, और उसका फिर जब होता है तो क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा पेशेंट जो है जिसका कोई आज़ा ख़राब हो जाएगा, जैसा कि रोज़ा रखा तो किडनी फेल हो जाएगी, रोज़ा रखा तो या उसका कुछ हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। जैसे मैं हार्ट अटैक का पेशेंट हूँ और हार्ट फेल की दवा खाता हूँ, अब मेरा हार्ट फेल अभी भी कंट्रोल में नहीं है, चलता हूँ तो दम लगता है, सूजन आती है, रात में सो नहीं पाता हूँ, अनकंट्रोल मेरा हार्ट फेल है। अब मुझे रोज़ा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? तो शरीयत ने ये कहा कि भाई आप हार्ट फेल को कंट्रोल में कीजिए फिर रोज़ा रखिए, वरना आपका हार्ट फेल रमज़ान के दौरान दवा ना मिलने से बढ़ सकता है। तो ये दूसरी बात हुई। और तीसरा एक पेशेंट है जिससे बीमारी है लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं, जैसे सर्दी हो गई, ज़ुकाम हो गया, 2 दिन के लिए जुलाब हो गया, 2 दिन आप रोज़ा मत रखिए, 2 से तीसरे दिन आप तैयार हो जाइए, रोज़ा रखिए। तो ऐसा मर्ज़, डायबिटीज़ का ऐसा पेशेंट जिसको ये तकलीफ़ें नहीं है वो सब, तो 80% पेशेंट को तो तकरीबन एक 8-10 साल तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, हार्ट अटैक पैरालिसिस तो होती ही नहीं, तो उन सब लोग रोज़ा रख सकते हैं। अब उनको रोज़े के दौरान 2 ही चीज़ का ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में लो शुगर ना हो रोज़े के दरमियान, ये हम ध्यान रखते हैं कि शाम में 4 से लेकर 6 के बीच में इनकी शुगर लो होने के चांसेस है। तो अब हम सुबह में ऐसा डोज उसको देते हैं कि शाम में लो ना हो, और रात में ऐसा डोज देते हैं कि जो मगरिब के बाद हाई ना हो। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंजॉयबल टॉपिक है। और पेशेंट भी आके बोलता है, डॉक्टर साहब पूरी ज़िंदगी में मेरे जितने तकलीफ थे ना, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को पैरों में जलन होती है, करंट मारता है, सुनपना होता है, और पूरी रात सो नहीं पाते पैर की जलन और दर्द के लिए, इतना परेशान रहते, कोई कपड़ा बनता है, कोई मलाता है, कुछ करता है। डॉक्टर साहब रमज़ान में हमारी पैर की तकलीफ़ कम हो गई है। जब मैं ये सुनने लगा तो मुझे पता चले नहीं, इस रोज़ा सेहत है। इसलिए फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया और मुमरा में बहुत सारे पेपर हम लोग ने प्रेजेंट किए। तो दौरान रमज़ान स्टेबल शुगर हो जाती है, मतलब सुबह 10 बजे से जो शुरू होती है स्टेबल होना, तो शाम के 6 बजे तक, फिर मगरिब में ही बढ़ती है। अब मगरिब के अंदर जब शुगर बढ़ती है तो उसको हम डाइट बताते हैं कि भाई ऐसे चीज़ें जिससे मगरिब में बढ़ सकती है उसको कटा दो, बंद मत करो। जैसे आप बोलेंगे जैसा फालूदा के अंदर अक्खी शुगर है तो उसको शुगर को कम कर दो, तले हुए आइटम बहुत ज़्यादा है उसको कम कर दो। तो हम पेशेंट जो इफ्तारी के कट डाउन करने का हमको थोड़ा फार्मूला भी बता देते हैं और ड्रग्स का डोज भी एडजस्ट कर देते हैं। अब रही बात इंसुलिन के पेशेंट, इंसुलिन के पेशेंट भी रोज़ा रख सकते हैं जिनकी शुगर रमज़ान से पहले नॉर्मल या स्टेबल हो, लेकिन रमज़ान से पहले उसकी शुगर एकदम 500-600, सुबह में 80, सुबह में 90, ऐसे लोग नहीं। तो जिन इंसुलिन के पेशेंट की शुगर बहुत लो होती है और रमज़ान से पहले, उनको बहुत डेंजरस है रोज़ा रखना। उनको डॉक्टर की सलाह बिना रोज़ा ना रखें अगर आपकी शुगर रमज़ान के पहले बार बार लो हो रही है। ये पहला उसूल इंसुलिन वाला। और जिसको रमज़ान के पहले इंसुलिन चालू है, शुगर लो नहीं होती है, स्टेबल है, उनको रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ डोज बढ़ाना और घटाना उनको पड़ेगा। और बहुत ही सुंदरता के साथ हमारे मुमरा के पेशेंट लास्ट 20 ईयर से रोज़ा रख रहे हैं और इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। असीम भाई, मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे कि जिन डॉक्टर को पता नहीं है कि रमज़ान में डोज कैसा बढ़ाना और घटाना, सीधा कह देंगे आप रोज़ा मत रखो। तो मैं इसमें इंटरेस्ट इसलिए लिया था कि आखिरत में अल्लाह अगर मुझे पूछे कि शबी तेरे पेशेंट ने रोज़ा रखने के लिए पूछा, तूने उसको कहा मत रख, ताकि वो रख सकता था, तो जिम्मेदार कौन है? तू है। और जिस पेशेंट को रोज़ा नहीं रखना चाहिए लेकिन बोलता मैं रोज़ा रखूँगा हार्ट अटैक आने के बाद, तो तूने कह दिया उसको रोज़ा रखने के लिए, तो जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो इसलिए सबसे पहले डॉक्टर को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग ने एक रमज़ान एंड डायबिटीज़ पैन इंडिया लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस भी किए थे, जिसमें 600 डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया था। कंबोडिया, भूटान, नेपाल, इंडिया के डॉक्टर्स ने, और ऑनलाइन किया। तो एक सीखने की चीज़ है। पेशेंट का भी दिन है कि वो डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर का दिन है कि पेशेंट को बताए, और आप भी उस दिन के अंदर शामिल हो गए ये प्रोग्राम करके, कि जिसकी वजह से कई पेशेंट को एक हौसला मिलेगा कि हम रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, बनिस्बत इसके दूसरे भी एक पेशेंट हैं जो लोग अनकंट्रोल रहते हैं और रोज़ा रख लेते हैं और उनकी और बढ़ जाती है, तो वो लोग भी हमारे पास आते हैं कि शुगर इतनी बढ़ गई कि रोज़े आखिरी के 10 रोज़े छूट गए हैं। तो भैया आपको भी रमज़ान से पहले किसी डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, शुगर चेक कर लेनी चाहिए, डोज एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो मजमूई तौर पर ये है कि मतलब शुगर के जो है एहतियात वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके हम एहतियात करें। क्योंकि वक्त हो रहा है, वरना मैं अभी इस पर और गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन अब वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता। एक बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में काफ़ी देर से था और वो बहुत उमूमी सवाल है, चाहता हूँ कि इसका जवाब ले ही लूँ मैं, कि आम तौर पे जो अद्वियात से लोग बचते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, है ना, आवाम में एक तासुर ये होता है कि एक बार दवा खाना शुरू कर दिया तो उसकी आदत लग जाती है, फिर वो छूटती नहीं है, इसलिए वो डिले करते हैं दवा के इस्तेमाल को। बहुत इख्तिसार से नज़र साहब बताएं कि क्या ये मुनासिब है कि
डॉक्टर अगर ये जो तरीक़ा है कि मतलब दवा की आदत लग जाएगी तो फिर तो क्या उन दवाओं का कुछ नुकसान भी है, और आदत लग जाने के ख़तरे से दवा ना खाने के क्या नुकसान हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल था, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये मिसकंसेप्शन है कि अगर एक बीमारी हो गई है और हम उसको एक्सेप्ट ही ना करें कि भाई अगर मुझे ब्लड प्रेशर है और मैं चाह रहा हूँ कि भाई दवा नहीं खाऊँ, ठीक है देखते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो हम खा लेंगे, तो हमारे अंदर ये है कि एक्सेप्ट करने का मादा नहीं है कि अगर वो बीमार हो गया है तो मैं बीमार हूँ, ये जल्दी हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो बहरहाल अगर कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रेशर है तो बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कि आपने एक बार दवा शुरू की तो फिर अब हमेशा आपको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दवा के साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बैलेंस डाइट है और ऐसे कौन से तरीक़े हम इख्तियार कर सकते हैं कि जिससे हम अपनी बॉडी को उस चीज़ के लिए रेडी करें, और फिर ग्रेजुअली हम जो मेडिसिन का डोज़ है ग्रेजुअली उसको रिड्यूस कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर नज़र साहब और डॉक्टर शबीर सिद्दीकी साहब। मैं समझता हूँ कि काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हमारी रही, और जो इसमें हमारे लिए टेक अवे है, हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए दो बुनियादी टेक अवेज़ हैं। एक तो ये कि हमें अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करना चाहिए, उसको सेहतमंद बनाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वर्जिश अगर हम नहीं कर सकते हैं तो कम अज़ कम जो है एक मामूल बनाए चलने का, और इसके ज़रिए से हम ब्लड प्रेशर को भी अपने से दूर रख सकते हैं और शुगर को भी दूर रख सकते हैं, और दीगर अमराज को जिस्म जब सेहतमंद होता है तो जो है वो अमराज से मुकाबला करने की सलाहियत भी रखता है। और सेहतमंद रहने के लिए ये जो हमारे डॉक्टरों ने बताया उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि एक उम्र के बाद अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कुछ अमराज का मसला है तो उससे मतलब ये कि आंखें चुराने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। अगर डॉक्टर जो है वो दवाएं जो है वो सजेस्ट कर रहा है तो वो हमको लेना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर शबीर सिद्दीकी साहब ने बताई, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही हौसला अफजा है हमारे नाजरीन के लिए, कि डायबिटीज़ के ताल्लुक से एक उमूमी वो तासुर ये रहता है कि भाई डायबिटीज़ का मरीज़ जो है वो रोज़ा नहीं रख सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और हमें माशरे में ऐसे डॉक्टरों की भी ज़रूरत है जो कि उसको मैनेज कर सकें, पेशेंट की रहनुमाई कर सकें और रोज़े वगैरह का एहतमाम हो सके। मैं इसके साथ ही सेशन के बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया के साथ डॉक्टर नज़र सिद्दीकी साहब के और डॉक्टर शबीर सिद्दीकी साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रिया के साथ इस सेशन के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ ऐलान करता हूँ कि हमारा ये सेशन जो है वो हमारे नाजरीन के लिए और हमारे सामाईन के लिए कारआमद होगा। इसमें से जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनको हम अपनी ज़िंदगियों में अमल में लाने की कोशिश करेंगे और अमराज से बचने की कोशिश करेंगे, और जो अमराज हम जूझ जाते हैं जिनसे, उनमें जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। सेहतमंद रहें और अपने माशरे को सेहतमंद बनाने के लिए कोशिश करते रहें।